Good morning, students. I am Sanjeev Kumar and I am your math teacher. Now we discuss about the 11th maths topic. 11th क्लास के अंदर जो आपके टॉपिक आते हैं मैथ्स के, सबसे पहले अपने उनके बारे में डिस्कस करेंगे. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो 10th क्लास के अंदर जो मैथ पढ़ के आए हो, वो यहाँ पर इस जगह पर उसका लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है. अगर मैं लेवल की बात करूं तो इसके अंदर आपकी जो क्वालिटी है वो अप हो जाती है. आपको हर चीज को बेसिक से लेकर चलना पड़ेगा. मैं ये नहीं कहता, मैं ये आपको शो नहीं करूंगा कि आपकी 10th क्लास की जो मैथ्स यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, या जो 10th क्लास के टॉपिक थे वो यहाँ पे नहीं आएंगे, बेशक आएंगे, उनसे रिलेटेड आएगा. लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक है वो कुछ न्यू है. न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही है, न्यू टॉपिक आएंगे, नई चीजें देखने को मिलेगी, बिल्कुल जीरो लेवल से. तो सबसे पहले तो मन से ये बोझ हटा देना है कि मेरे 10th में मेरी पहली मैथ से कमजोर है, या फिर मैं लेके आ गया, फिर मैं क्या करूंगा. नहीं, यहाँ पर 10th क्लास के टॉपिक हैं, थोड़े बहुत है, लेकिन यहाँ पे अधिकतर जो टॉपिक है, लास्ट जो ज्यादातर टॉपिक है जो यहाँ पे, वो आपके बिल्कुल न्यू टॉपिक है. तो बिल्कुल जीरो लेवल से आप बढ़िया तरीके से स्टडी स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल आपका क्लियर होगा. दूसरी बात करते हैं कि मैथ्स, व्हाई आई एम चूज द सब्जेक्ट ऑफ मैथ. मैं मैथ्स को ही क्यों चूज करूं, या मैथ्स के अंदर ऐसा क्या है कि मैं उस मैथ्स के सब्जेक्ट को लूं और वो मेरे काम आए. मैं आपको बता दूं कि मैथ्स जो है फर्स्ट एवरी कंपटीशन के अंदर आपका यूजफुल है. एवरी कंपटीशन, चाहे आप चपरासी से लेके आईएएस तक के लेवल तक जाए, मैथ्स क्लास जो मैथ्स आएगी वो तो कंटिन्यू आएगी ही आएगी. और अब तो कंपटीशन लेवल में ये हो गया है कि जो मैथ्स का लेवल है ना वो भी हाई हो गया है, क्योंकि सीटें कम निकलती है और स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं. तो मैथ्स तो एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप छोड़ ही नहीं सकते, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्लासेस छोड़ दी या मैथ्स की प्रैक्टिस छोड़ दी तो आने वाले फ्यूचर के अंदर आपको प्रॉब्लम लेनी पड़ सकती है. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, मैथ्स जो है वो हर कंपटीशन एग्जाम में यूजफुल है. सेकेंड टाइप का इसका लेवल जो है पहले से अप हो गया है. मैं आई एम आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर आईएएस एग्जाम, सो आई एम आल्सो प्रिपेयर फॉर मैथ. और मैथ्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एनी सब्जेक्ट, चाहे वो आपको जीके आता है, चाहे आपकी इंग्लिश आती है, चाहे आपको एवरी सब्जेक्ट आपका क्लियर है, लेकिन मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स जो कंपटीशन एग्जाम हो गया आगे फ्यूचर के अंदर, या आप बड़े आईआईटी लेवल पे, बड़ी इंजीनियरिंग लेवल पे जाते हैं तो वहां पे आपका मैथ्स ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप चाहे ये मैथ्स के बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि एवरी लाइफ के अंदर जो मैथ्स के टॉपिक अभी तक आ रहे हैं और आते रहेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ्स के आपके सब्जेक्ट टॉपिक कौन कौन से हैं. अगर मैथ्स के टॉपिक की डिस्कस करें, मैथ्स के टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, तो सबसे पहले आता है सेट्स, रिलेशनल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैथमेटिकल इंडेक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर क्वांटिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बिनोमियल थ्योरम. उसके बाद आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, 3D, लिमिट डेरिवेटिव, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने नीचे लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हो, जस्ट लाइक ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके 3D के थोड़े बहुत, जैसे अपने कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड जैसे आपके टॉपिक आते थे कॉनिक सेक्शन के, 3D के, और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ये चीजें आप थोड़ी थोड़ी पढ़ चुके हो 10th क्लास में. बाकी सारे टॉपिक न्यू हैं. तो आज अपने उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो आप लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हो, और उसको आपको थोड़ा बहुत आपकी तैयारी भी है. इससे आपको थोड़ा मैथ के अंदर थोड़ा इजीली फ्लो होगा, आपको इजीली समझ में आएगी, आपको हर क्लास जो है आप इजीली समझ पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं, पहले अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप 10th क्लास के अंदर 9th 10th के अंदर पढ़ते आए हो. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है. उसकी बात करें तो अपना आता है, पहले मैं लिख लेता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. फर्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री. ये आप पढ़ते आए हो, और काफी क्लासेस 9th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है. ठीक है, तो असल में ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड आया है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है. किससे बना है? एक ग्रीक वर्ड से बना है.
ग्रीक वर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में दो वर्ड कंबाइन किए गए हैं। पहला वर्ड जो है वो है ट्रिगोन। पहला वर्ड आपका क्या है? ट्रिगोन। और जो सेकंड वर्ड जो है आपका वो है आपका मेट्रोन। Trigonometric functions combined with two word trigon and metron. Trigon mean triangle and metron mean measurement. एक ट्रायंगल का मेजरमेंट, ये आप लास्ट क्लासेस में पढ़ते आए हो। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने लास्ट क्लासेस में रेशियो भी पढ़े होंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। आपने पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से होते हैं, ये आप पढ़ चुके हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो PBP HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये मैंने आपको लर्न करने की ट्रिक बताई है, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी 11th क्लास में। P क्या रिलेटेड करता है? परपेंडिकुलर से। B बेस से और H हाइपोटेनस से। ये चीजें आप ऑलरेडी 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ चुके हो। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कहां से स्टार्ट होगा? यहां पे होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा? कोस थीटा इक्वल टू होगा B अपॉन में H, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा इक्वल P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? H अपॉन में P। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? H अपॉन में B। लास्ट कोट थीटा इक्वल टू B अपॉन में P। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आप 10th क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हो, इनके बारे में स्टडी कर चुके हो, इन सब के बारे में। आज मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं। ये भी ऑलरेडी कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं अगर आपने नहीं ध्यान दिया है कभी तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि थीटा, एक ट्राइंगल होता है ना, एक ट्राइंगल है। अगर इस ट्राइंगल में ये थीटा है, ये आप 9th 10th में पढ़ चुके हो कि ये अगर ये थीटा है तो थीटा के एंगल के जस्ट सामने वाली लाइन क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस। अगर मैं इस एंगल को चेंज कर दूं, अब मेरा एंगल ये है थीटा, अब एंगल कौन सा है? थीटा। तो अब मेरा कौन सा हो गया? ये इस थीटा के जस्ट एंगल के जस्ट सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, बेस, और ये आपका हमेशा जो है हाइपोटेनस रहता है। तो ये कंबाइंड आप पढ़ चुके हो। जब बात करते हैं थीटा की, एंगल की, अब एंगल्स के बारे में आज अपने थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो रेशियो के बारे में, बहुत सारी चीजें। ट्रिग्नोमेट्री जो है आपने ट्रिग्नोमेट्री का 9th 10th में बस छोटा सा पार्ट पढ़ा है। अभी अपने जो डिस्कस करेंगे बहुत सारा डिस्कस करने वाला है। आपने अभी तक 93 एंगल पढ़े हैं, अपने और एंगल को और आगे लेके जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंगल की। सबसे पहले बात करते हैं एंगल की। एंगल के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो एंगल दो तरीके का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव एंगल कौन सा होता है? मैं आपको पॉजिटिव एंगल के लिए दो चीजें बताऊंगा कि मेरे पास एक एंगल है, ये है आपकी इनिशियल साइड। कौन सी साइड? इनिशियल साइड। इसके बाद ये आती है आपकी टर्मिनल साइड, एंड दिस पॉइंट नाउन एज ए वर्टेक्स।
एक डायग्राम हो गया, यहाँ पे मैं एक और एंगल बना रहा हूं। ये है आपकी इनिशियल साइड, सबके बारे में डिस्कस करेंगे अपने वन बाय वन, देखते जाएं आप। ये है टर्मिनल साइड, इट इज नोन एज ए वर्टेक्स। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इनिशियल साइड। व्हाट इज इनिशियल साइड? इनिशियल साइड की बात करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इनिशियल साइड की जो डेफिनेशन है मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहें, अगर नोट बनाना चाहें तो भी बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। इनिशियल साइड, इनिशियल साइड की जो डेफिनेशन होती है मैं ये कह सकता हूं, द ओरिजिनल रे, द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड। इनिशियल साइड को अगर हिंदी में बात करें, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो पढ़कर आए हैं हिंदी मीडियम में, तो मैं उनके लिए बता देता हूं कि इनिशियल साइड जो होती है वो होती है आरंभिक भुजा, स्टार्टिंग भुजा या आरंभिक भुजा या इनिशियल साइड। वो साइड जो अपने को ऑलरेडी दे रखी है, मेरे को ये एक रे दे रखी है, इस रे पे मैं एंगल, ये जो ये रे है मैं इस रे पे ये एंगल बना रहा हूं, मेरे पास ये साइड दे रखी है, मैं इस रे पे ये एंगल बना रहा हूं। तो ये जो एंगल, जो साइड दे रखी है अपने को, वो साइड कौन सी होती है? इनिशियल साइड कहलाती है। ठीक है, उसके बाद द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे, अगर मैं बात करूं दूसरी टर्मिनल साइड की, टर्मिनल साइड की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन, आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। मैं ये कह सकता हूं कि एक इनिशियल रे है, ये आपकी प्रारंभिक साइड है, अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया, मैं रोटेट करके इसको कहां पे ले गया? मैं इस पोजीशन पे ले गया। रोटेट करने के बाद में जब मेरी पोजीशन में जो चेंज आता है आफ्टर रोटेशन, ये मेरी लास्ट फाइनल साइड है। चाहे वो कितनी, ये फाइनल साइड कितनी भी जा सकती है, मैं ये फाइनल साइड यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे जितने डिग्री का एंगल बनेगा उस साइड से। तो जो लास्ट साइड होती है अपनी, जहां पे जाके अपना एंगल रुक जाता है, वो जो साइड होती है वो आपकी कौन सी होती है? टर्मिनल साइड होती है, और ये आपकी इनिशियल साइड होती है। अब बात करें वर्टेक्स की। ये वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स की डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूं। वर्टेक्स जो होता है वो है पॉइंट ऑफ द रोटेशन, वो पॉइंट जहां से रोटेशन हो रहा है। मैंने सपोज करो ये लाइन है और इस पॉइंट से ये रोटेशन हो रहा है, इस पॉइंट से हिल रही है, इस पॉइंट से रोटेशन हो रहा है, जो जिस पॉइंट से आपका रोटेशन होता है वो आपका वर्टेक्स कहलाता है। मैं इसको लिख सकता हूं, पॉइंट ऑफ द रोटेशन, पॉइंट ऑफ द रोटेशन is known as vertex। अब स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी इनिशियल साइड, ये है आपकी टर्मिनल साइड, और ये है आपका वर्टेक्स। इनिशियल साइड वो जो आपको दे रखी है, टर्मिनल साइड जो रोटेशन होने के लास्ट में जहां पे आपकी रे पहुंच चुकी है या जो इतना एंगल बना चुकी है, लास्ट साइड। और वर्टेक्स वो जो पॉइंट ऑफ द रोटेशन, जहां जिस पॉइंट से आपका रोटेशन स्टार्ट हो रहा है, इज नाउन एज ए वर्टेक्स। तो अब बात करते हैं, जो अब इस पोजीशन के अंदर देखिए, ये टर्मिनल साइड ऊपर की ओर, मतलब ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन एंगल की पोजीशन क्या है? ये एंगल की जो पोजीशन है ये है एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी पोजीशन है? एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पर जो एंगल की जो रोटेशन है वो है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सो जो आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है एंगल की, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है वो होता है आपका पॉजिटिव एंगल। कौन सा एंगल होता है? पॉजिटिव एंगल। और जो आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है इज नाउन एज ए नेगेटिव एंगल। तो ये थे आपके पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। लेकिन पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल को समझने के लिए पहले आपको इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड और वर्टेक्स, इसके बारे में, टर्मिनल साइड को अपने देखिए लास्ट, इसके अंतिम भुजा बोलते हैं हिंदी में, अगर आपको कंफ्यूजन हो,
कोई इसके बारे में जानना चाहे तो बता देता हूँ, ये अंतिम भुजा होती है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब आप इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की ओर एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में जाते हैं तो आपका कौन सा एंगल बनता है, पॉजिटिव एंगल। और जब आप इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की ओर क्लॉकवाइज पोजीशन में जाते हैं वो जो एंगल बनेगा आपका, वो बनेगा आपका नेगेटिव एंगल। तो ये दो तरीके की या टू टाइप ऑफ एंगल, ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आपके क्लासेस के अंदर है। इसके बारे में और भी बहुत चीजें हैं। एंगल को डिग्री में डिफाइन किया गया है, रेडियन में डिफाइन किया गया है, रेडियन में डिफाइन किया, ये चीजें अपने पढ़ेंगे जब आपसे क्लास स्टार्ट करेंगे सही तरीके से। अभी मैं आपको बेसिक बताने जा रहा हूं। अब मैं बात करता हूं एंगल के बारे में, ये तो आपका एंगल हो गया। अब मैं बात करता हूं रेशियो एंगल के बारे में। अभी तक आपने जो रेशियो एंगल पढ़ी, जो रेशियो एंगल स्टार्ट किए, वो आपने पढ़ी 0 to 90 डिग्री। आप ये पढ़ते आए हो, मैं आप ये चीज पढ़ चुके हो कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपने अभी तक यहीं तक इनके एंगल के बारे में डिस्कस किया है कि सर ये जो एंगल होते हैं ना, ये भाई 90 डिग्री तक हमने पढ़ा हुआ है। तो मैं सिंपल सी बात करूं, 90 डिग्री क्या था, 0 √3/2 1। उसका एंगल क्या था, √3/2 1/√2 1/2 0। टेन थीटा का एंगल क्या था, जब इसका इसके अंदर डिवाइड करते हैं, साइन के अंदर कोस का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, इसके अंदर इसका 1/√3 1, इसके अंदर डिवाइड करेंगे √3, इसके अंदर आएगा इन्फिनिटी। और कोट थीटा की वैल्यू जस्ट इसके अपोजिट थी। ये इस कंडीशन में आप कोसेक तक सारे एंगल पढ़ चुके हो। अब अपने बात करते हैं कि सर इसके आगे के एंगल, एक एंगल होता है ना, एक रोटेशन की बात करूं, मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ये कितने डिग्री का एंगल है, ये है 90 डिग्री का। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 0 डिग्री से अगर स्टार्ट होता है तो कहां तक जाता है, 90 डिग्री। अच्छा, मैं इसी के अंदर ये 90 डिग्री और ऐड कर दूं तो ये हो गया 180 डिग्री, और इसके अंदर वापस मैंने 90 डिग्री ऐड कर दिया तो ये हो गया 270 डिग्री, और इसी के अंदर मैंने वापस ये 90 डिग्री ऐड कर दिया तो ये हो गया 360 डिग्री। तो मतलब टोटल जो एंगल होता है आपका, एक एंगल का जो कंप्लीटली राउंड होता है वो आपका कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। लेकिन हमें तो एंगल सर 90 तक ही बताए गए हैं, इसके आगे तो एंगल हमने पढ़े नहीं। अब 90 के आगे तो बहुत है, 360 तक है। अपने इसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये आपकी क्लास थी। तो आपके सबसे पहले तो आप जो नेक्स्ट क्लास है उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, तो सबको उस नेक्स्ट क्लास के लिए आपकी ये कमांड होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको सारे रेशियो याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है, लर्न नहीं है, तो आप 10th क्लास की बुक लीजिए और उसके अंदर ये रेशियो देखिए एक बार। मैं आपको ना इतना बढ़िया पैटर्न बताऊंगा, आप ये 360 तक एंगल कभी भूलेंगे भी नहीं। अभी बहुत बढ़िया चीजें बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया क्लासेस, बहुत बढ़िया टॉपिक आने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने सिर्फ एक बेसिक चीजें पढ़ी है। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये एंगल कैसे आए, 45 डिग्री का एंगल क्यों, 45 डिग्री की एंगल की यही वैल्यू क्यों होती है, 30 डिग्री के एंगल की यही वैल्यू क्यों होती है। कि सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है 0 1 डिग्री होती है, क्यों होती है, व्हाई दिस वैल्यू sin 30 डिग्री इज 1/2। तो ये जो चीजें हैं मैं आपको सारी चीजें डिस्क्राइब करके बताऊंगा, बहुत सी चीजें हैं। तो इसके लिए एक अलग से अपने नेक्स्ट क्लास अटेम्प्ट करेंगे, इसके अंदर ये सारी चीजें बताएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए शबा खैर, तैयारी करिए, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कीजिए और अपना अच्छे से सोच समझ के अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, बढ़िया तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, थैंक यू, टेक केयर ऑल।